महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, 1000 रुपये से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपये का होगा, 1000 रुपये का। हमारे संविधान ने महिलाओं को ये अधिकार दिया, उनकी शक्ति को परिवर्तित किया वोट में, और आज आपको पहचानना पड़ रहा है कि महिलाओं के बिना, कि नारी शक्ति के बिना ये सरकारें नहीं बन सकती हैं। मैं शिव में शक्ति का वास हूँ, ज्ञान में सरस्वती हूँ, मैं श्री हूँ, जगत का आधार हूँ, मैं सारा आकाश हूँ। कब तक रोकोगे मुझे, कब तक टोकोगे मुझे, मैं जीत का विश्वास हूँ। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, चुनाव दर चुनाव, राज्य दर राज्य महिला वोटर बनकर उभरी हैं गेम चेंजर। महिला वोटर मतलब जीत का गारंटी। और हाल के विधानसभा चुनाव ने जैसे इस बात पर मोहर लगा दी। हालात अलग, राज्यों के मिजाज अलग, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों में जो एक बात कॉमन रही वो ये कि महिला वोटर ने यहां लोकसभा चुनाव नतीजों को बिल्कुल पलट कर दिया। झारखंड में लोकसभा में बीजेपी गठबंधन को ज्यादा सीटें मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने बड़े बहुमत से सरकार बनाई। इसी तरह महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी का बोलबाला रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव में महायुति की आंधी चली। और इतना ही नहीं, दोनों राज्य में महिलाओं के लिए बनी योजनाओं का लाभ सत्ताधारी दल को मिला है। इस चुनाव नतीजे ने दिल्ली से लेकर पटना तक महिलाओं के लिए नए ऐलान की आधारशिला रख दी है। आने वाले 2 राज्य जिनमें चुनाव, एक दिल्ली और एक बिहार। अब दोनों राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे। बिहार के चुनाव अभी कुछ दूर हैं, लेकिन नीतीश कुमार बिहार में महिला संवाद यात्रा निकालने की तैयारी में जुट चुके हैं। माना यही जा रहा है कि नीतीश भी वहां महिलाओं के लिए कुछ बड़े ऐलान करेंगे। तो दूसरी ओर दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर रणभूमि तैयार हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए 1000 रुपए का ऐलान और चुनाव जीतने के बाद ये रकम बढ़ाकर 2100 रुपए करने का ऐलान कर दिया है। अब देखिए, आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं वो अब लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही योजना पर बात कर रही हैं, घर घर तक ले जाने की तैयारी में। अब जाहिर है सियासत लाभार्थियों की एक ऐसी फौज ढूंढ रही है जो वोटर के तौर पर लॉयल भी हो और जिनके पास खामोशी से पासा पलट देने की काबिलियत। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं अदिति नागर ये समझने और समझाने की कोशिश करूंगी कि क्या वाकई में महिला वोटर का राजनीति में रुझान बढ़ रहा है, क्या महिला वोटर उन पार्टियों को वोट कर रही हैं जो उन्हें आर्थिक आजादी दे रहे हैं, और इससे भी बढ़कर क्या महिला वोटर की बड़ी संख्या या उनके खाते में आने वाले पैसे ही महिला सशक्तिकरण की गारंटी। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 1971 के बाद महिला वोटर्स की संख्या में करीब 236% की ग्रोथ हुई, यानी 50 सालों में करीब 2.5 गुना। लोकसभा के चुनाव जहां सिर्फ 39% महिलाओं ने वोट डाले। फिर बात 1967 चुनाव की, जहां यह आंकड़ा 49% तक पहुंच गया। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बदलाव आया 2014 से, जब महिला वोटर की संख्या 66% और 67% तक पहुंच चुकी। और अगर इस दौर में पुरुष और महिला वोटर के बीच का अंतर देखेंगे तो 1962 के आम चुनाव में जहां जेंडर गैप 12% का था, वो 2024 जहां आज हम खड़े हैं, इसके लोकसभा चुनाव में घटकर सिर्फ 1% रह गया है। आंकड़े जो गवाही दे रहे हैं
वो वोटिंग प्रतिशत के मामले में जमीनी हकीकत के करीब है। और ये भी सच है कि महिला वोटर्स में जागरूकता को लेकर आजादी के बाद से सभी सरकारों ने अपना किरदार निभाया। सेंटर और स्टेट लेवल पर महिला वोटर्स को ध्यान में रखते हुए कई नीतियां बनी। 1982 में एमजीआर ने तमिलनाडु में स्कूलों में न्यूट्रिशन और बच्चों के एनरोलमेंट जैसी योजनाएं चलाई और जिसके बाद मिड डे मील यानी दोपहर का खाना मुहैया कराने की योजना में भी तब्दील उसको कर दिया गया। तमिलनाडु में अक्सर जब जयललिता की सरकार थी, कभी भी सरकारें रिपीट नहीं होती थी। एक टेन्योर में एक तो अगले टेन्योर में दूसरी पार्टी की सरकार। लेकिन जयललिता ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा और इस रिकॉर्ड को तोड़ने में मदद की महिला वोटर। वो एक एग्जाम्पल था, जब महिला वोटर का साथ मिला तो जयललिता ने बैक टू बैक 10 साल तमिलनाडु में राज किया। और इसी तरह की बिहार में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में ऐसी कई तरह की योजनाओं के जरिए लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिशें हुई हैं। महिलाओं के लिए हर सरकार ने योजनाएं चलाई। लेकिन एक बड़ा बदलाव कब हुआ? संविधान का 73वां संशोधन इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। 1993 में संविधान के 73वें संशोधन के जरिए स्थानीय स्तर के निकायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई और इसके तहत सभी ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व कर दी गई। नीतीश कुमार ने 2007 में बिहार में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के जरिए 9वीं क्लास की छात्रों को साइकिल दी, जिसका मकसद क्या था? स्कूलों में लड़कियों के ड्रॉप आउट पर रोक लगाना था। इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार ने जो सख्त कदम उठाए, बिहार में उससे महिला वोटर उनके सपोर्टर्स बने और जिसका फायदा नीतीश कुमार को मिला। इसके बाद नीतीश कुमार सरकार की कई योजनाओं को महिला वोटर सेंट्रिक माना गया। 2018 में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 12वीं तक की छात्रों को 1000 रुपए, ग्रेजुएशन में आगे की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए और सैनिटरी पैड्स के लिए 2,000 रुपए सालाना देने का ऐलान किया। शराबबंदी का ऐलान भी महिला वोटरों को ध्यान में रखते हुए ही किया गया था। महिलाओं की ताकत एक वोटर के तौर पर सशक्त बनकर उभरी बिहार विधानसभा चुनाव 2020। हालांकि इससे पहले भी नीतीश कुमार की सरकार बनवाने में बिहार की महिलाओं की बड़ी भूमिका रही, लेकिन यह भी कहा जाता है कि 2020 में अगर महिलाओं ने नीतीश कुमार को खुलकर वोट नहीं किया होता तो उनकी सरकार बननी मुश्किल थी। CSDS ने उस वक्त जो सर्वे किया था उसके मुताबिक 2020 में आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन को नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए के मुकाबले पुरुष वोटर के बीच 1% की बढ़त थी, लेकिन महिला वोटर के बीच नीतीश कुमार को 2% की बढ़त थी। और जब चुनाव के नतीजे आए तो नीतीश कुमार की सरकार बनी। और इसी तरह 2021 में पश्चिम बंगाल में महिला वोटर्स ने ममता बनर्जी को खुलकर वोट किया। नतीजा ये रहा कि बीजेपी वहां 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह का नतीजा दोहराने में नाकामयाब रही। चुनाव बाद के सर्वे में यह साफ तौर पर सामने आया कि ममता बनर्जी को बीजेपी के मुकाबले 13% महिलाओं ने ज्यादा वोट किया और इसकी वजह रही 2013 से लेकर 2021 के बीच महिलाओं के लिए ममता बनर्जी की योजनाएं। ममता बनर्जी ने कन्याश्री प्रकल्प, रूपाश्री प्रकल्प और लक्ष्मीर बांडरे जैसी कई योजनाएं चलाई और जिसका फायदा महिलाओं को सीधा मिला। अब कर्नाटक में भी, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से महिला वोटर्स को उनके ध्यान में रखते हुए दी गई जो गृह लक्ष्मी योजना की गारंटी का असर चुनाव नतीजों पर साफ नजर आया। ये असर सिर्फ स्टेट लेवल पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं के लिए योजनाओं की भरमार है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना, 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, 2017 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाई और जिसकी वजह से लाभार्थियों की एक ऐसी ब्रिगेड तैयार हुई
जो अब बीजेपी की बड़ी वोटर उस लिस्ट में शामिल है, जो जीत हार के बीच बड़ा अंतर पैदा करती है। 2014 से लेकर नरेंद्र मोदी की हर योजना महिला सेंट्रिक, महिला के इर्द गिर्द, चाहे फिर वो शौचालय बनाने की बात हो, सफाई की बात हो, चूल्हे को हटाकर गैस लाने की बात हो, हर चीज महिला के इर्द गिर्द रही। और वो 2014 से चलता आया पैटर्न 2024 में एक मुश्त बड़ा वोट बैंक नरेंद्र मोदी के लिए बनकर तैयार हुआ। पिछले 2.5 दशक में हुआ ये बदलाव कितना बड़ा है, उसे समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े बताती हूं। 2004 के आम चुनाव में 26% पुरुष और 28% महिला वोटर कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, जबकि इस दौर में बीजेपी को 23% पुरुष और 21% महिलाओं ने वोट किया। 2009 में कांग्रेस के लिए यह आंकड़ा 28 और 29% का रहा, जबकि बीजेपी के लिए 23 और 21 का रहा। लेकिन 2014 के बाद से बीजेपी के लिए यह बदलाव बड़ा होने लगा। 2014 में कांग्रेस को वोट करने वाले पुरुष और महिला का प्रतिशत 19 था, जबकि बीजेपी के लिए 33% पुरुष और 29% महिलाओं ने वोट किया। 2019 में 19% पुरुषों ने कांग्रेस को वोट किया और 20% महिलाओं ने कांग्रेस को वोट किया, जबकि बीजेपी के लिए यह आंकड़ा 39 और 36 का हो गया, जो 2024 के चुनाव में कांग्रेस के लिए 21 और 22 और बीजेपी के लिए 37 और 36 का हो गया, 37 और 36 तक जा पहुंचे। यानी साफ तौर पर यह समझ आता है कि इस दौरान न सिर्फ महिला वोटर की संख्या बढ़ी है, बल्कि बीजेपी को लेकर भी महिलाओं में क्रेज पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया और इसका असर चुनाव नतीजों में भी नजर आने लगा। पर ठहरिए, यहां आंकड़े और हकीकत के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है। सवाल यह है कि क्या ये आंकड़े जो कहानी कह रहे हैं वही देश में महिलाओं को लेकर सही तस्वीर है, या फिर ये सिर्फ एक छलावा है जिसके इर्द गिर्द महिलाओं को सिर्फ एक वोटर समझा जा रहा है। एक मशहूर एक्टिविस्ट और राइटर G.D. एंडरसन ने कहा था, Feminism isn't it about making women stronger? Women are already strong. It's about changing the way world perceives that strength. ये सवाल इसलिए और बड़ा हो जाता है क्योंकि एक और महिलाओं को लेकर योजनाओं का ऐलान तो हो ही रहा है और यकीनी तौर पर इन योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक आजादी भी दी है, पर यह आजादी अभी भी उनकी आधी हिस्सेदारी से कोसों दूर दिखती है। वो कैसे? आइए वो भी आपको बताती हूँ। 1952 में देश की संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी 4%, जो 1984 में 8% हुई, फिर 2009 में 11 और 2019 और 24 में ओनली 14%, सिर्फ 14% तक ही बढ़ पाई। यह आंकड़ा है संसद में हिस्सेदारी का महिलाओं की। और इतना ही नहीं, निकाय चुनाव की बात करें तो बेशक वहां 1/3 महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, लेकिन सरपंच पति जैसे कॉन्सेप्ट आज भी हमारे समाज की हकीकत है। अब यह आपके आसपास भी आपको नजर आता होगा और कई फिल्मों में भी यह दर्शाया गया है। यानी कि उस ओहदे तक पहुंचकर भी ज्यादातर महिलाएं सिर्फ रबर स्टैंप की तरह काम कर रही हैं और पावर पॉलिटिक्स उनके पति कर रहे हैं। अब आपको 3 उन राज्यों की हकीकत भी मैं बता देती हूं जहां महिलाओं ने सत्ता का समीकरण बदल दिया। सबसे पहले मध्य प्रदेश। लंबे दशक तक शिवराज सिंह चौहान यहां मुख्यमंत्री रहे, जिन्हें मामा कहकर संबोधित भी किया गया। ये महिलाओं को लेकर शिवराज सिंह चौहान की नीतियों की लोकप्रियता रही, जिसने बुधनी के पांव पांव वाले इस भैया को बहनों का लाडला बना दिया। और इस बार मोहन यादव की सरकार बेशक बनी, पर इसके पीछे भी महिला वोटर की ताकत बताई जाती है। मध्य प्रदेश में इस वक्त महिला विधायकों की संख्या 27 है
और ये पहली बार हुआ है। लेकिन उसी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में सिर्फ 253 महिलाओं ने उम्मीदवारी की, जबकि कुल उम्मीदवारों की संख्या 2716 की। झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में भी वर्ष 2000 जहां सिर्फ 3 महिला विधायकें थीं, वो अब बढ़कर 12 हो गई। इसी तरह संसद में तृणमूल कांग्रेस की 11 महिला सांसद बनी, जो तृणमूल सांसदों का 38% है। जाहिर है सियासत में महिलाओं की हिस्सेदारी और भागीदारी पहले से ज्यादा है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि आज भी महिलाओं को उनका हक पाने के लिए आरक्षण की जरूरत है। देश की संसद ने 33% महिला रिजर्वेशन बिल पास तो कर दिया है, लेकिन आज भी उसको धरातल पे उतरने में काफी लंबा समय लगेगा। पर सच ये भी है कि चाहे पार्टियां कोई भी हो, आज भी अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते समय वो इस 33% के आरक्षण वाली बात या 33% महिलाओं को उम्मीदवार बनाकर उतारने के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं। तो ये कहना गलत नहीं लगता कि आज भी नारी तू नारायणी आज भी हमारे देश में बस एक जुमलावर है, और शायद आधी आबादी को उनका हक देने के लिए आज भी हमारा समाज तैयार नहीं नजर आ रहा। शायद बेटियों के नसीब में इंतजार अभी भी बाकी।